हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। और आज हम बात करने वाले हैं इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स जो हैं, दैट इज़ द पीसीआर, जो टेक्निक हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। सो पीसीआर विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज की डेट में ये टेक्निक बहुत ही वाइडली यूज़ होती है और कुछ राइटर्स ने तो उसको नाम भी देना शुरू कर दिया, पीपल चॉइस रिएक्शन। बट एक्चुअली लिटरल मीनिंग इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ जी, तो हमारा मोटो वही रहेगा, दैट इज़ NCERT बेस्ड गाइड, एंड जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमारी डायरेक्शन रहती है कि हमने कितना करना है और क्या हम आगे साथ साथ कर सकते हैं। सो नाउ आई कम टू, यहाँ पे मैं बात करूँगी। सो PCR बेसिकली करी क्यों जाती है, वाई वी डू PCR। तो PCR जो है PCR, that is polymerase chain reaction. This technique was given by Carey Mullis. He was a अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने ये टेक्निक जो है आपको दी है। सो इट वॉज गिवन बाय कैरी म्यूलिस। करते क्या है हम टेक्निक से, जो PCR है, PCR इज टेक्निक यूज टू एम्प्लीफाई DNA or DNA amplification, amplify DNA. So we can make millions or billions copies of DNA can be made by using PCR. तो हम इस टेक्निक से DNA की एम्प्लीफिकेशन करते हैं इन विट्रो कंडीशन, यानी कि लैब के अंदर। सो एम्प्लीफाई DNA यूजिंग PCR इन विट्रो कंडीशंस। तो इन विट्रो कंडीशंस के अंदर हम जो DNA की जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ PCRs हैं, ज़्यादातर जो आपके PCR हैं वो आपके थर्मल साइक्लिंग के ऊपर बेस्ड हैं, मतलब कि टेम्परेचर की वेरिएशंस के ऊपर चीज़ें चलती हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ PCRs based on, they are based on थर्मल साइक्लिंग। तो वो थर्मल साइक्लिंग के ऊपर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, ओके। अब जरा यहाँ पे कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप समझाऊंगी कैसे कैसे करते हैं। सो PCR स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। In this reaction, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro using two sets of primer, जिसमें हम दो DNA के टेम्पलेट्स को बेसिकली यूज़ करते हैं और उसके साथ हम दो स्मॉल प्राइमर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री द रीजन ऑफ DNA। एन एंजाइम DNA पॉलीमरेज जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं टू एक्सटेंड द DNA, मतलब DNA प्राइमर एंड DNA पॉलीमरेज। द एंजाइम extends the primer using the nucleotide provided in the reaction and genomic DNA as the template। तो जो एंजाइम है वो प्राइमर को बढ़ाता है। ओके, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately 1 billion times, or 1 billion copies are
made. Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase. Isolated from bacterium Thermus aquaticus, which remain active during high temperature, induced denaturation of double-stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with vector for further cloning. तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आगे क्लोनिंग के लिए. ओके जी. तो ये तो हो गया जी हमने टेक्निक का बेसिक. अब ज़रा वापस इस पेज पे आते हैं. आप यहाँ पे कुछ ये देख रहे हैं कि ऐसे बेसिकली हमारे पास 3 प्रोसेस हैं जिसको मैं यहाँ साथ में डिस्कस करती हूँ. सो मेजॉरिटी ऑफ PCR इज़ बेस्ड ऑन द थर्मल साइक्लिंग. दैट इज़ the reactants are exposed to very high temperature and then to low temperature. ये होगी थर्मल साइक्लिंग. यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इन थर्मल साइक्लिंग the reactants are exposed to high temperature and then low temperature. तो साइक्लिकली इसको हम जो है साइक्लिकली उनको क्या करते हैं, ये एक्सपोज करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम उसको कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन द PCR. तो PCR के मेजर स्टेप्स क्या हैं आपके लिए. तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. तो मेन 3 स्टेप्स आर देयर. 3 स्टेप्स आर मेन. बट उन 3 स्टेप्स को करने से पहले एक स्टेप और है जिसमें हम जो पॉलीमरेज यूज़ करते हैं उसकी एक्टिवेशन कराते हैं. उसको हाई टेम्परेचर पे पहले एक्टिवेट किया जाता है और वो तभी हाई टेम्परेचर दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 96 to 98 डिग्री. ये वही टेम्परेचर जहाँ DNA को भी डीनेचुरेट करना है. तो सबसे पहले जो टेक्निक में उसकी हम एक्टिवेशन जो है हमारी एंजाइम की करवाई जाती है और उसके लिए बहुत ही स्टेबल एंजाइम जो थर्मोस्टेबल हो हम वो यूज़ करते हैं. तो 3 स्टेप्स है. पहला स्टेप है जी डीनेचुरेशन. व्हाट इज डीनेचुरेशन? DNA exposed to high temperature. जो भी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का DNA है उसको आपने हाई टेम्परेचर के साथ एक्सपोज कर दिया एंड दैट टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो दैट कुड बी रेंजिंग फ्रॉम 96 to 98 डिग्री सेल्सियस. ये जो टेम्परेचर है अगेन इस पे भी डिपेंड करता है. वैसे तो ये एक ऑलमोस्ट रेंज का टेम्परेचर है. इसमें रेंज है जो DNA की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है. तो हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 96 to 98 डिग्री सेल्सियस. तो इतने से क्या हो गया, इसको जो हमारे DNA के स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे. तो दिस इज़ माई DNA. ये जैसे DNA है, दिस इज़ 5' एंड दिस इज़ 3' एंड अगेन ये 5' ये 3'. तो दीज आर द यहाँ पे ये हमारा DNA इस तरह से लगा हुआ है, बेस पेयरिंग हुई पड़ी है. ओके. नाउ व्हाट हैपन, द स्टेप ऑफ डीनेचुरेशन. आफ्टर द फर्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे, जब आपने फर्स्ट किया तो DNA के स्ट्रैंड्स जो हैं वो दोनों अलग अलग हो गए हैं. सो बोथ स्ट्रैंड्स जो हैं वो दे गेट सेपरेटेड और दिस इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन. तो आपने सेंस और एंटी सेंस जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग अलग कर लिया. अब ये आपका 5' हो गया, ये 3' हो गया, ये 3' हो गया और ये 5' हो गया और ये इस तरह से आई हैव कि ये इसके आगे बेस पेयर्स. ओके. ये इस तरह से हो गया. सो दिस स्टेप व्हाट वी हैव यूज्ड इज द हमारा डीनेचुरेशन का स्टेप हो गया. सो दिस स्टेप इज योर डीनेचुरेशन स्टेप. नाउ नेक्स्ट स्टेप we come to this, that is second part, we call it as annealing.
annealing. What is annealing? कि small oligonucleotides are annealed at 3' end. इसको हमने अनील करना है at 3' end. Small oligonucleotides are annealed at 3' end called DNA primers. और ये जो DNA primers होते हैं they are chemically synthesized. अब देखिए, जो नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रही है और जो इसमें है देयर इज अ डिफरेंस. वहाँ RNA प्राइमर यूज होता है, यहाँ पे हमारा DNA प्राइमर यूज होगा. और अनीलिंग कहाँ करनी है? जो अनीलिंग इज ऑलवेज डन एट द 3' एंड. तो यहाँ पे हमने जो अनीलिंग करी वो 3' एंड पे करी. अनीलिंग इज डन एट लो टेम्परेचर. अब वो लो टेम्परेचर कितना है? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, ये होता है 40 to 60 डिग्री के बीच में. सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. सो यहाँ पे अब हमने क्या किया? वी यूज्ड अ स्मॉल, ऐसे एक DNA का प्राइमर जो था, हमने ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच जो था वो इसके साथ अनील कर दिया. These are DNA primers. और इधर ऐसे कर दिया, इस तरह से. फाइन. अनीलिंग हमेशा इस साइड से करनी है. तो ये आपका शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच जो था, जिसको मैंने DNA प्राइमर कहा, ये यहाँ पे मैंने अनील कर दिया विद द मेन DNA स्ट्रैंड. नाउ व्हाट हैपन? अब हमने करनी है आगे एक्सटेंशन. तो ये मेरा जो है अगला स्टेप आ गया, दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट एज एक्सटेंशन, जो मैं आपको यहीं दिखा रही हूँ. तो जब हम यहाँ देख रहे हैं ये स्टेप कैसे काम कर रहा है? द थर्ड स्टेप में यू नीड DNA पॉलीमरेज एंजाइम. तो ये हमारा आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. दैट इज़ द फर्स्ट में डीनेचुरेशन हुई, और यहाँ आते आते यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप हो गया जो हम अनीलिंग कर रहे थे. तो फर्स्ट स्टेप ने डीनेचुरेशन कर दी, सेकंड स्टेप ने अनीलिंग कर दिया, और थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि दिस प्राइमर के साथ जो आपका DNA पॉलीमरेज है, लेट्स से दिस इज़ योर DNA पॉलीमरेज. इस DNA पॉलीमरेज ने जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, इन्होंने इसके साथ इसको यूज़अप करना शुरू कर दिया. ये आपके DNTPs हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, और इसके साथ उसने आपका नया स्ट्रैंड बना दिया ऐसे यहाँ पे. और ये DNA स्ट्रैंड जो है वो बेसिकली रेप्लिकेट हो गया. तो ये मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से एक्सटेंड हो गया. ये हमारा एक्सटेंशन हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये आपका 5' एंड था, ये 3' एंड था, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया. सिमिलरली आपका ये 3 था और यहाँ 5, दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम 5. अब ये जो DNA है, यानी एक DNA मॉलिक्यूल से आपके जो 2 DNA मॉलिक्यूल बने, अब ये आगे क्या होंगे? दे विल रिपीट द साइकिल. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये बीच में एक फिगर आई हैव टेकन, इस पे फिगर को मैं एक्सटेंड करती हूँ और यहीं से हम बात करेंगे आगे. सो अब क्या हुआ हमारे पास? ये जो DNA बना था हमारा, यहाँ पे हो गया extension of the cycles. I mean, it's a kind of chain reaction. So chain reaction of the DNA strands
तो चेन रिएक्शन हो गया डीएनए स्ट्रैंड्स का, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। आप ये देखिए, जो ये सो कॉल्ड चेन रिएक्शंस हो रही हैं या सो कॉल्ड साइक्लिक रिएक्शंस हो रही है, साइक्लिक चेन रिएक्शन एक तरह से शुरू हो गई आपकी। तो जो ये हो गया एक अप्रॉक्सीमेटली, सो आपके पास वन साइकिल में व्हाट यू गेट इन वन साइकिल, जो वन डीएनए स्ट्रैंड था उसने आपको यहाँ पे एक साइकिल के अंदर अंदर वन डीएनए स्ट्रैंड हो गया, वन साइकिल हो गया, और हमारे पास बन गए टू डीएनए, यानी वन डीएनए के बाद टू डीएनए कॉपीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ आपका बन गया। अब आपके पास इस तरह से अगर आप सेकेंड साइकिल करोगे तो 4 कॉपीज हो जाएंगी। इस तरह से करते करते आप थर्ड साइकिल पे आओगे तो 4 raised to power 2, दैट मीन्स 16 कॉपीज। एंड आपका ये जो मल्टीपल रेट चल रहा है, दिस इज नंबर ऑफ कॉपीज इज इक्वल 2 raised to power n. What is n over here? n is number of cycles. तो एक अप्रॉक्सीमेशन 30 साइकिल्स अगर हो जाते हैं आपके, तो आपके पास दिस लीड्स टू मोर देन, मतलब एक डीएनए के 30 साइकिल्स की बात कर रही हूँ, नॉट यहाँ पे 60। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं इस तरह से, एंड सो ऑन, ऐसे डॉटेड कर देती हूँ तो सो ऑन हो जाएगा। सो वी हैव सो ऑन लाइक दिस यहाँ पे। सो एक एवरेज में अगर आप एक डीएनए स्ट्रैंड से शुरू होते हो और आप 30 साइकिल्स करते हो, तो दिस इज मोर दैन 1 बिलियन, मतलब आप ये लो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ समथिंग के आसपास आपकी कॉपीज बन जाती हैं ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए। तो जो आप डीएनए मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी आपकी डिज़ायर्ड कॉपीज तैयार हो गई आपके पास। तो इस तरह से ये आपकी जो है रिएक्शन। अब यहाँ पे बात करी थी कि जो ये एक्सटेंशन हो रही है, जो आपका थर्ड प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अनीलिंग के बाद जैसे मैंने आपको समझाया, और अब इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, तो थर्ड प्रोसीजर में जब हम इसको राइट कर लेते हैं, पहले आपको ये समझा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास डीएनए सीक्वेंस था, डिज़ायर्ड डीएनए टेम्पलेट विथ सीक्वेंस। इसको हमने डीएनएचुरेशन किया, 2 कॉपीज़ बन गई हमारी। फिर इसके साथ हमारे ये जो छोटा सा अनीलिंग हुआ, दैट इज़ माई प्राइमर। और प्राइमर के साथ ये देखो सेकेंड साइकिल एक्सटेंशन में आपके पास कॉपी बन गई आपकी। पहले साइकिल में 2 बनी, फिर उसी की जब हम आगे करेंगे तो आगे कॉपीज़ बनती जाएंगी। थर्ड साइकिल एंड एन साइकिल 2 raised to power n कॉपीज़ आपकी बन गई। सो इस तरह से आपके पास जो है डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो काम कर रहा है। बट यहाँ पे मेरा एक थर्ड स्टेप जो है, द थर्ड स्टेप जिसकी हम बात कर रहे थे, जो भी मैंने आपको समझाया कि दैट इज़ हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है। सो व्हाट इज़ दैट एक्सटेंशन? द थर्ड स्टेप इज़ योर एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज़ द डीएनए एक्सटेंशन या एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर? इसमें क्या है? द एंजाइम mediated extension using DNTPs in the presence of ions like magnesium, manganese, etc. तो ये भी हमें चाहिए। और ये जो एक्सटेंशन है, इट इज़ डन एट हाई टेम्परेचर। इसको हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। वो टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 70 to 80 डिग्री, और इट कैन बी इवन 76 to 80 डिग्री, 72 to 80 डिग्री। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ वेरिएशंस चलती हैं। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 74
टू 76 डिग्री और इट कैन बी अप टू 80 डिग्री ऑल्सो। तो ज़्यादातर टेम्परेचर हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। सो आपने ये देखा हमारे पास सबसे पहले डीनेचुरेशन हुई। जो आपका जो डीनेचुरेशन हुआ है ये हुआ है, दिस स्टेप इज़ माई डीनेचुरेशन। नाउ दिस स्टेप ऑफ द डीनेचुरेशन ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। सो इस स्टेप में मैंने यूज़ किया डीनेचुरेशन, जो मैंने करी आपकी दैट इज़ 96 टू 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये सेकेंड स्टेप था, दिस सेकेंड स्टेप जो आपको यहाँ समझाया था, ये सेकेंड स्टेप हुआ दैट इज़ व्हाट यू कॉल अनीलिंग। ये हुई अप्रॉक्सीमेटली आपकी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 68 sorry that is approximately that is 40 to 60 डिग्री के बीच में हुई। और फिर हमारे पास आ गया आपका एक्सटेंशन। तो ये थर्ड स्टेप जो था, दिस इज़ योर एक्सटेंशन। और इस एक्सटेंशन में ये जो एक्सटेंशन आई है ये आई है अप्रॉक्सीमेटली 76 डिग्री के आसपास। तो इस तरह से हमारे ये जो आपने देखा थर्मल साइक्लिंग में क्या क्या हुआ, हाई टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एंजाइम मीडिएटेड एक्सटेंशन। नाउ आई वुड लाइक टू, ये मैंने अपने पिछले टूल्स में भी यूज़ किया था। यहाँ पे द एंजाइम यूज्ड इज DNA polymerase for extension of DNA। कौन सा DNA? ऑफ कोर्स प्राइमर DNA। सो उसकी एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया प्राइमर DNA एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है, एंजाइम DNA polymerase used over here is Taq polymerase obtained from a thermophilic bacteria that is Taq, that is Thermus aquaticus। तो थर्मस एक्वाटिकस जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, क्या कर रहे हैं उससे? सो वी आर बेसिकली ऑब्टेनिंग द एंजाइम टैक पॉलीमरेज फ्रॉम द बैक्टीरियम बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। वहाँ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीइंग अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये एंजाइम जो है वो एक काफ़ी थर्मोस्टेबल एंजाइम है। सो जो टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम। क्या मतलब है इसका? दैट इज कैन टॉलरेट और कैन बी स्टेबल in high, can tolerate high temperature, range। तो ये हाई टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सकता है। सो दिस वॉज अबाउट योर PCR। तो अब जरा हम PCR को एक बार देख लें, क्या कहना चाह रहा है ये। तो व्हेन वी कम टू दिस PCR टेक्निक, हाँ जी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा DNA स्ट्रैंड एंड हमारा पहला रिएक्शन जो यहाँ पे हुआ दैट वाज डीनेचुरेशन, जो हमने हाई टेम्परेचर पे की। देन वी डिड अनीलिंग जो कि लो टेम्परेचर पे हुई। देन वी हैड एक्सटेंशन जो कि अगेन आपकी हाई टेम्परेचर के आसपास जाती है। तो कितना हाई टेम्परेचर हो सकता है वो भी डिपेंड करता है कि कितने हाई लेवल पे हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो हमारा लेंथ ऑफ DNA है उस हिसाब से हमारे थोड़े बहुत प्रोसीजर्स के अंदर मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं कि कितने में हमने करना है। सो दैट्स देयर।
तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे एक्सटेंशन की, दैट इज़ 74 to 76 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 72, 74, ये रेंज आपको हर जगह मिल जाएगी। तो जो अनीलिंग है, अनीलिंग के लिए भी जो टेम्परेचर है उसमें भी हमारी रेंज जो है वो 40 to 60 डिग्री हो गया रेंज। इसके अंदर एक्सटेंशन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 76 डिग्री और मे बी 72, मैं रेंज ही लिख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट वुड बी लीविंग टू नो कन्फ्यूजन 72 से लेकर 76 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बार बार इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जो ये टेम्परेचर रेंजेस ले रहे हैं, ये रेंज लेंथ ऑफ डीएनए के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, सो दिस वाज अ रेफरेंस इमेज जिसमें काफ़ी कलरफुली और काफ़ी अच्छे से, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कैसे एक्सटेंशन हो रही है। द ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग योर न्यूक्लियोटाइड्स, देन यू हैव दिस दिस फुशिया पिंक कलर जो है उसके अंदर वो आपको प्राइमर दिखा रहा है, दैट इज़ जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमने यूज़ किया है, एंड देन द एक्सटेंशन वी आर यूजिंग। सो दिस बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डायग्रामेटिक डिपिक्शन फॉर द पीसीआर। ओके जी, तो अब लास्ट में चलते चलते हमारे पास एक आता है कि भी हम पीसीआर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पीसीआर की तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हम सारी तो नहीं लिख सकते, बट येस कुछ मेन सीक्वेंस जो एप्लीकेशंस हैं वो आई कैन जॉट इट डाउन, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। तो पहली एप्लीकेशन तो यही समझ लो, दैट इज़ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। हम पीसीआर की हेल्प से एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं। अच्छा, उसके बाद डीएनए भी कर सकते हैं, और इवन हम उसकी सेलेक्टिव डीएनए, आपका वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर आपका एक सेलेक्टेबल पार्ट भी हो सकता है, किसी की भी करनी हो तो। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ प्री नेटल डायग्नोसिस हैं, उसके लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। सेकंड, इन प्री नेटल डायग्नोसिस कि जन्म से पहले अगर मान लो किसी को कोई बीमारी होने का खतरा है या कोई अबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसके केस में पीसीआर की जा सकती है। जैसे एक जो एनालिसिस है जिसको हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन, एक होती है प्री इम्प्लांटेशन एनालिसिस, जो बेसिकली हम करते हैं टू डायग्नोस वेरियस जेनेटिक डिजीज़। तो उसके लिए पहले बहुत डिफरेंट तरीके से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस वगैरह भी यूज़ होता था। बट अभी लाइक टू डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी, और मे बी कोई फिटस के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा, उसके लिए हम ये प्री नेटल डायग्नोसिस में पीसीआर को अब यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। फिर रूटीनली डन इन HIV पेशेंट्स ऑल्सो। ये तो आपकी NCERT के अंदर भी लिखा हुआ है कि पीसीआर आज की डेट पे जो है वो HIV पेशेंट्स के लिए भी बहुत रूटीन डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा है। देन फोर्थ, अब जो अगर प्रोबिंग करनी है, प्रोबिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक जीन को लोकेट कर रहे हैं या पार्ट को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोब। तो प्रोबिंग करने के लिए भी आपको पीसीआर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो यूज्ड फॉर द प्रोबिंग ऑल्सो, तो प्रोबिंग के लिए भी आपको यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे कि कुछ पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे हमने कई बार सुना होगा, लाइक जैसे बच्चे ने किसी को स्यू कर दिया कि द पर्टिकुलर पर्सन इज़ माई फादर और बी माई मदर, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उस केस में जिसको वो सो कॉल्ड अपना फादर या मदर कह रहे हैं, तो आप डीएनए लेकर मैचिंग करने से पहले आप पीसीआर करते हैं। तो मैचिंग के लिए भी आपको पीसीआर चाहिए। तो दैट मीन्स अगर आपको डिस्प्यूट है, कोई पेरेंटल डिस्प्यूट है, तो उस केस के उसमें भी किया जा सकता है। देन टू डायग्नोस द वेरियस पैथोजेनिक डिजीज़ ऑल्सो, जैसे कि आजकल कोविड का पेंडेमिक में एक आपने टेक्निक सुनी होगी, आप सुनते हैं भी RT-PCR टेस्ट क्यों नहीं किया है, RT-PCR क्यों नहीं है। तो वो बेसिकली काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव पीसीआर है, जिसमें कि पैथोजन के जो डीएनए को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीसीआर टेक्निक। तो दैट इज़ टू डायग्नोस द वेरियस डिजीजेस
डिसीजेस सच एज, जैसे आज अगर कोविड का टाइम है, सच एज इन कोविड, ये तो क्योंकि हर बंदे ने सुना है। सो आपने सुना होगा उसमें एक RT-PCR टेक्निक करते हैं, उसको बेसिकली RT-PCR को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। बट एक्चुअली जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR टेक्निक जो हम बात कर रहे हैं उसका पूरा नाम RT-PCR। वो क्या है कि उसके अंदर जो PCR की टेक्निक होती है, एक्चुअली RT-PCR टेक्निक यूज्ड फॉर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और QPCR भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव PCR, हम उसको यूज़ कर रहे हैं साथ में, क्योंकि जो वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके पास, RNA वायरस है तो उससे वो DNA बनाता है, तो उसका एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो लोग RT-PCR यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो PCR का कौन सा प्रिंसिपल उठा रहा है, वो रियल टाइम PCR का प्रिंसिपल जो टेक्निक है उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो RT-PCR टेक्निक है, फाइन। तो जो आपके पास जैसे कैंसर के केसेस में भी जो है हम आजकल PCR वगैरह करने लग गए हैं। फिर अगर किसी ने टिश्यू टाइपिंग करनी है, इन केस ऑफ टिश्यू टाइपिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांट also require PCR for matching किसकी मैचिंग, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैचिंग जो करनी होती है, तो उसके लिए भी पहले आपको मैचिंग के लिए भी कि भी ये टिश्यू मैच करता है कि नहीं करता, उसके लिए भी आजकल हम PCR करनी शुरू कर दिया है। सो दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट वेरियस डिजीज, हाँ, इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, उनका DNA मल्टीप्लाई किया जाता है ना। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इन केस ऑफ प्लांट पैथोजेंस, also in man or human, also in case of human diseases, जैसे मैंने अभी ऊपर कोविड के बारे में बताया, तो ये वही टेक्निक है, बट फ़र्क इतना है कि हम इसको दोनों पे, और ऑफ कोर्स ये फोरेंसिक की, यहाँ पे आई रिमेंबर एक सीरियल आता था CID, उसमें एक डॉक्टर होता था, डॉक्टर सलूंके, वो मेरे ख्याल में जिन बच्चों ने CID का देखा होगा वो सबको पता होगा डॉक्टर सलूंके क्या करता था। तो बेसिकली फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, वो छोटे से छोटे सैंपल से भी DNA निकाल कर उसी से वो बता देता था कि क्या करते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस यूज़ हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन in case of the forensics. So wide application in forensics, and also in case of the जो आपके जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, हम उनका DNA भी स्टोर कर सकते हैं और उनको PCR कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको दोबारा भी रिवाइव करने की कोशिश हो सकती है कि बाय चांस ये अगर एक्सटिंक्ट हो जाए। तो मतलब वहाँ पे भी हम कह सकते हैं, जैसे पेलियोबॉटनी में या पेलियोजोलॉजी में आपका इनका रोल भी रहता है। सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो इवन इन केस ऑफ स्टडी ऑफ fossils or in case of animals or plants facing danger of extinction। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपसे जस्ट टच करने की कोशिश करी है कि भी कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो एंड ऑफ कोर्स आपको PCR प्रोबिंग से पहले भी चाहिए, और प्रोबिंग यूज फॉर प्रोबिंग ऑल्सो, प्रोबिंग एंड ऑफ कोर्स DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पे एक और टेक्निक भी साथ में लिखने वाली हूँ, प्रोबिंग एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो।
तो ये बेसिक टेक्निक है जिससे आगे फर्दर के टेक्निक्स जुड़ी हुई हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट PCR and hope you like it or it will be helpful in your studies also. Thank you very much. और आई थिंक सो मुझे फिर वही बात रिपीट करने की ज़रूरत है आपकी हेल्प के लिए. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.